महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। मुसलमानों के लिए बहरहाल नमाज का वक्त हो जाता है तो उनके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए थी कि अपनी वो अल्लाह अल्लाह कर लेते। पार्लियामेंट्री जमहूरियत में शराकतदारी की जमहूरियत है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में 8,999 में कितने मुसलमान कामयाब हुए? बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर दिल्ली के विजय चौक से राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। संसद के स्पेशल सत्र के दूसरे दिन आज संसद भवन की नई इमारत में श्री गणेश हो गया और नई संसद में प्रवेश के साथ ही सरकार ने आज बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। महिला आरक्षण बिल को सदन के पटल पर रखकर पेश कर दिया गया, लेकिन इस बिल को लेकर अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है और इस होड़ के बीच एक तरीके का कार्ड भी खेला जा रहा है और वो कार्ड है मुस्लिम कार्ड। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि संसद भवन में नमाज पढ़ने की भी एक जगह होनी चाहिए। कोई ये बयान दे रहा है कि इसके अंदर क्या मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा। पहले सुनिए शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा। देखिए, नमाज पढ़ने के लिए तो यहाँ भी जगह नहीं, ये तो नहीं बनी है, नहीं बनी है। ये तो उन्हें सोचना चाहिए वो नमाज पढ़ने की इजाजत या कोई जगह कैसे बनाएंगे, जबकि नफरत फैला रखी है उन्होंने मुसलमानों से। हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रखी है तो वो नमाज पढ़ने की के लिए जगह क्यों बनाते? आपको नहीं लगता कि होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जब मुसलमानों के लिए बहरहाल नमाज का वक्त हो जाता है तो उनके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए थी कि अपनी वो अल्लाह अल्लाह कर लेते। अब सोचिए, देश की संसद में ऐतिहासिक दिन है, महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। सभी पार्टियों को एक मत होना चाहिए, कोई और बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग तरीके की बातें। एसटी हसन कह रहे हैं कि इसमें एसटी, ओबीसी, मुस्लिम महिलाओं का क्या होगा। मजहबी राजनीति की बातचीत चली तो असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहने वाले थे। उन्होंने मुसलमान सांसदों की कमी के नाम पर भी दबी जुबान में बहुत कुछ कह दिया। सुनिए। किसको दें रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। अब बताइए सर, पार्लियामेंट्री जमहूरियत में शराकतदारी की जमहूरियत है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में 8,999 में कितने मुसलमान कामयाब हुए? कितने सर? 520, जबकि 1070 को इस ऐवान का मेंबर होना चाहिए था। कितना डिप्रीविएशन है सर? कितना डिप्रीविएशन है? 92% डिप्रीविएशन है। इस मौजूदा पार्लियामेंट में स्पीकर साहब सिर्फ 26 हैं, 14% मुसलमान और सिर्फ 4.8 उनका रिप्रेजेंटेशन है। बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो इस पर क्रेडिट लेने की भी होड़ मच गई। कांग्रेस की ओर से भी कई सारे स्टेटमेंट आए, सुनिए। इसकी शुरुआत यूपीए सरकार ने और खास मैडम सोनिया गांधी जी ने की थी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि महिला आरक्षण बिल पेश हो रहा है तो नई संसद में नमाज की जगह की बातचीत कहां से आ गई? प्रवेश के दिन ही मजहबी तकरार की रेस क्यों? आज तो कोई और बात नहीं होनी चाहिए थी देश के नए संसद भवन में। महिला आरक्षण का मौका ओवैसी और बर्क को इसमें मुस्लिम चौका लगाने की जल्दी क्यों पड़ी है? सवाल यह भी कि महिला आरक्षण बिल पेश हो गया, 24 के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की सांसद। बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी पार्टी के नेता। विवेक बंसल जी कांग्रेस पार्टी के नेता। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। असीम वकार जी हमारे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। लेकिन मैं शुरू आपसे करता हूं घनश्याम तिवारी जी।
आज तो एक मत होना चाहिए था। देश की नई संसद भवन में कुछ और बात ही नहीं होनी चाहिए थी। देश की आधी आबादी को उसका हक दिलाने की बात है। उसके बावजूद बर्क साहब को दिख रहा है कि नई संसद भवन में नमाज पढ़ने की जगह है कि नहीं है। एसटी हसन को दिख रहा है कि उसके अंदर मुस्लिम महिलाओं का क्या होगा। 3 तलाक जब सरकार लेकर मुस्लिम महिलाओं के लिए आ रही थी, सबसे पहले उसके विरोध में खड़े हो गए थे। नमस्कार राकेश जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को और सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। 3 बातें अहम हैं। 1996 से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1996 से अलग अलग सरकारें संसद में प्रयास करती रही हैं कि देश की महिलाओं को उनके प्रतिनिधित्व, उनके अधिकार मिले, और ये जो प्रयास चलते रहे हैं, कल जब कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया तो पूरे देश में उत्साह था, महिलाओं में, बेटियों में उत्साह था कि फाइनली ये कदम सरकार उठाने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2014 से ये साबित किया है कि वो भारतीय जुमला पार्टी है, जिसने अपने ही वादों पर युवाओं को धोखा दिया है, अपने ही वादों पर किसानों को धोखा दिया है, बेटी बचाओ नारे के साथ ब्रजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश की है, अपने ही बातों पर बेटियों को धोखा दिया है, आज अपने ही वादे पर महिलाओं को धोखा देने जा रही है। जिस तरीके से इफ और बट, किंतु और परंतु कर करके महिला आरक्षण के प्रस्ताव को 2029 या उससे भी दूर फेंक दिया गया है, ये देश की बेटियों के साथ अन्याय है, देश की महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। और इसे मुझे सवाल उठाइए, मुझे सवाल के साथ मैं आप ही के पास हूं सर, एक छोटा सा क्रॉस, क्योंकि आप कह रहे हैं एक मत होना चाहिए। जब इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है, क्या अधिकार है तो सवाल पूछते ना, सवाल पूछ 2029 क्यों, 2024 में क्यों नहीं, ये सवाल पूछते तो फिर भी मुझे समझ में आता। बर्क साहब ने क्या कहा, पूरे करने दीजिए। हाँ, देखिए, आप अपना एजेंडा रख सकते हैं, लेकिन मुझे मेरा एजेंडा क्या, मुझे आपके दर्शक जानते हैं, लेकिन मुझे बात पूरी करने दीजिए। 2014 में अपने मैनिफेस्टो में ये कहने वाली पार्टी की हम महिलाओं की आरक्षण लाएंगे, जिसके पास 10 साल प्रचंड बहुमत था, जिसने सबसे ज्यादा विधेयक बिना स्टीयरिंग कमेटी को दिए हुए पास किए हों या ऑर्डिनेंस के रूप में लाए हों, जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी विधेयक पारित कर सकती है, वो आज भी 2024 में देश की महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देने जा रही, इफ बट कर रही है। जिस सेंसस का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जिसको इन्होंने डिले किया है, उसके बाद परिसीमन का कोई ठौर ठिकाना नहीं है जो डिले होगा, कह रही है उसके बाद देश की बेटियों को उनका अधिकार मिलेगा, ये सरासर अन्याय है। अच्छा, ठीक ये है, देश का सबसे बड़ा एजेंडा है। पर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? देश का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, मैंने उस पर बोल दिया, बाकी सारी अच्छा, बातें चलिए मैं इसी परंतु का हिस्सा है। घनश्याम जी, मैं आपसे इसी एजेंडे पर एक और क्रॉस, फिर सुनीता दुग्गल जी जवाब देंगी। बेटियों से अन्याय क्यों किया जा रहा है? ठीक है घनश्याम जी, आपकी पार्टी में टोटल कितने प्रवक्ता हैं डेजिग्नेटेड? हमारी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, उस सबकी लिस्ट आपको पार्टी कितनी होगी? सबकी लिस्ट मुझे संख्या नहीं पता है, मैं अपनी जनरल नॉलेज देख लीजिए। ये क्या आज की संसद का बहस का मुद्दा है? नहीं, आप सवाल, मैं अपनी जनरल, मैं उसी से सवाल पूछूंगा। अरे मैं उसी से सवाल पूछूंगा। सवाल पूछिए, अंदाजन कितनी प्रवक्ता? सवाल पूछिए। अच्छा चलिए, आपको नहीं पता है संख्या, सवाल पूछिए। कितनी महिला प्रवक्ता है ये बता दीजिए। आपकी पार्टी में कितनी महिला प्रवक्ता? देखिए, अगर आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि देश की बेटियों के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है, ठीक है, जब ये ठीक नहीं है, आपके एजेंडा के हिसाब से ठीक है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की भक्ति करना कोई एजेंडा नहीं है। सवाल पूछना चाहिए कि देश की महिलाओं के साथ ये अन्याय क्यों, जो 2024 में किया जा सकता था, उसे 2029 में और उसके बाद फेंकने की क्या जरूरत है? ये जिम्मेदारी किसकी है? घनश्याम फालतू की बात। सुनिए साहब ने क्या कहा, हमारी पार्टी में छोड़ दीजिए। अरे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने फालतू की बात है। घनश्याम जी, मैंने बरकसन को छोड़ दिया। बात है, अरे मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूँ बरकसन पर, छोड़ दिया मैंने, वो स्टेटमेंट में भूल गया क्या उन्होंने कहा। मैं पूछ रहा हूँ आपकी पार्टी में कितनी महिला प्रवक्ता है? मैं बिल्कुल, हम संसद भवन के सामने खड़े हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि ये संसद भवन 17वीं लोकसभा में कितने दिन बैठी है? बता दीजिए, बताइए। आपकी पार्टी ने एक महिला प्रवक्ता को क्यों नहीं भेजा? इस देश के घनश्याम जी, आपकी पार्टी ने एक महिला प्रवक्ता को क्यों नहीं? मुद्दा ही नहीं पता है। सुनीता दुग्गल आई है, कहा ये क्या यहाँ पे महिला एंकर क्यों नहीं है? आप क्यों हैं? आपने क्या ठेकेदारी पार्टी? ये सब बेबुनियाद बातें हैं। सुनिए, हमारे महिलाओं की ठेकेदारी नहीं रखी, ये सब बेबुनियाद बातें मत कीजिए। मुद्दे पे आइए, बेबुनियाद हमारे चैनल में बेबुनियाद बात है, मुद्दे पे आइए। देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। हमारे चैनल में कोई भी चलाइए, से ज्यादा महिलाएं ये जो संसद है, ये कलंक भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है कि 17वीं लोकसभा सबसे कम समय पर बैठी है, सबसे कम देश के प्रधानमंत्री किसी बहस में पार्टिसिपेट करते हैं, सवालों का जवाब सबसे कम देते हैं अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में। सुनीता दुग्गल जी, इनकी पार्टी में कितनी महिला प्रवक्ता नहीं बताएंगे? आपकी ओर से, पार्टी की ओर से कहा गया कि आज हम मैक्सिमम अपने महिला नेताओं को आगे करना चाहते हैं। आज के डिबेट में आपको भेजा गया, उस पर जवाब नहीं है। चाहिए जगह नई संसद में नमाज पढ़ने के लिए, इस तरीके की मांग अलग विधानसभाओं में उठी है। महिला आरक्षण में अलग से मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण बताइए, तो इनका खुले मन से समर्थन होगा। सुनीता दुग्गल जी।
जी देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि आज जो है इतना ऐतिहासिक क्षण हम सब लोगों के लिए है, खासकर महिलाओं के लिए। सभी को सभी दलों से ऊपर उठकर आज इसका स्वागत करना चाहिए। एक इतना लॉन्ग अवेटेड, जो जितनी आप देखिए कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई, लेकिन इस मुद्दे को किसी ने छूने की भी कोशिश नहीं की। उनको लगता था कि ये एक मधुमक्खियों का छत्ता है, इसको जो भी हाथ लगाएगा तो वो मधुमक्खियां उनको काट लेंगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी इस तरह के जो भी मैं कहूंगी कि जिसमें सबको ये लगता था कि ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चाहे हम 370 की बात करें, धारा 370 का, जिसके बारे में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के एक नेता ने ये कहा था कि अगर धारा 370 हट गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और देखिए कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से जो है धारा 370 हट गई, और उसके बाद वहां पर जो अमन चैन आज है, जितनी भारी संख्या में वहां पर जो है वो हमारे टूरिस्ट जाते हैं, इतना आज तक पहले कभी नहीं हुआ। और इसी की तरह से ये जो आज वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आया है, मुझे लगता है कि सभी को चाहिए कि इसमें पार्टी से दलगत जो हमारी राजनीति है उससे ऊपर उठ के इसका स्वागत करना चाहिए। और 33% आरक्षण कोई छोटी बात नहीं होती है, और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपने आप को प्रूव ना किया हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आप ये देखिए जी, सुनीता जी, नमाज के लिए अलग जगह की बात करना, फेंकने का क्या मतलब? नमाज के लिए मुख्य बात चाहिए ना। 2019 आपके ये सवाल पूछा नहीं जा रहा है क्या? डर लगता है? नहीं, हमको डर नहीं लगता है। घनश्याम तिवारी जी, आप नहीं बता पाए अपनी आपकी पार्टी ने अपने पार्टी में महिला आरक्षण बिल को 2029 को अधिकार दे दिया। चिल्लाइए मत, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूं। महिला आरक्षण बिल को 2029 में फेंकने का क्या मतलब है? ये देश की बेटियों 2010 में क्यों नहीं पास करा दिया था आपने? देश की बेटियों 2010 में क्यों नहीं पास करा दिया था? आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। 2010 में क्यों नहीं पास करा दिया था? क्या लॉजिक है? 2010 में आपने विरोध किया था। 2010 में, अरे श्याम जी, 2010 में आपने विरोध किया था। क्या सरकारी प्रवक्ता है? 2029 में इस बिल को फेंकने का क्या मतलब है? क्या ये देश की बेटियों के साथ अन्याय है कि नहीं? अगर सवाल नहीं पूछा जा रहा तो उन्हें नहीं, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए, बिल्कुल मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए। आपका सवाल मैंने टॉस कर दिया, पूछ के दिखाइए ना। हाँ तो ठीक है भाई, बोलिए और पूछिए, तो बताइए ना। 2010 बोलिए और पूछिए कि 2029 जी आपने 2010 में विरोध क्यों किया? आपने 2010 में क्यों विरोध किया? हिम्मत दिखाइए, हिम्मत तो बताइए आपने 2010 में विरोध क्यों किया? देश की बेटियों का अधिकार 2029 में फेंकने का और फिर जुमला इस समय छोड़ने का, इस समय जाने का क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूं, मैं हिम्मत दिखाइए, सरकार से पूछिए 2029 का क्या मकसद है? मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये सवाल पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन आपके कहने पर नहीं पूछूंगा। 6 बार बोल चुका हूं, लेकिन आप पूछ नहीं रहे। नहीं, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए। एक मिनट रुकिए, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा चलिए भाई बताइए 2029 तक क्यों? उसके बाद मैं आता हूं, लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब आप देंगे। मैं चैलेंज करता हूं आपको। सुनीता जी, देखिए, मैं घनश्याम जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जरा वो ये बताएं कि उन्होंने अब तक जो है कितनी महिलाओं को टिकट दिया, कितनी महिलाओं को जो है वो अब तक संसद पहुंचा चुके हैं, कितनी महिलाओं को अभी तक विधानसभा तक पहुंचा चुके हैं। आप अपने और तो और आप यही छोड़िए कि आपके संगठन में जो है आप तक कितनी महिलाएं हैं। हमने जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत पहले से ही महिलाओं का आरक्षण जो है वो अपने संगठन के अंदर किया हुआ है। आप अपने वहां पर आपका कितना लोकतंत्र है, महिलाओं के लिए क्या पोजीशन है, कम से कम पहले आप उसको क्लियर कर दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। 2010 के अंदर आपके पास मौका था, आपने क्यों नहीं उसको पास किया? अब जो माननीय प्रधानमंत्री आप हैं, मैं नहीं, हम लोग सवाल ये है 2029 का लॉजिक क्या है और ब्रजभूषण सिंह को बचाने वाली पार्टी जिसके ऊपर आरोप लगा, 1 नहीं 2 नहीं 1000 महिलाओं के शोषण का आरोप इसी जंतर मंतर पे लगा था, उसको बचाने वाली पार्टी आज हमसे जवाब मांग रही है। लेकिन ये बताइए 2014 सवाल का जवाब देने दीजिए। 2014 में अपने घोषणा पत्र में लिखने के बाद 15 साल आपने उस एजेंडे को धकेल दिया, उसका क्या मतलब है? देश की बेटियां जानना चाहती हैं कि 2029 में इसे फेंकने का क्या मतलब है? ये तो धोखा है। अब सुनिए एक स्टेटमेंट, मैं माफी के साथ बाकी मेहमानों के पास थोड़ा सा वेट डिले कर रहा हूं। एक मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था 2010 में, जरा स्क्रीन पर रखिए। 2010 में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो युवा पुरुषों को संसद में सीटी बजाने के लिए उकसाने जैसा होगा। ये आपकी पार्टी सोचती है बिल्कुल महिलाओं को लेकर? बिल्कुल अच्छा सवाल है। अब बात सुनिए, धैर्य से बात सुनिए। वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछिए, आप बता दीजिए या सांसद पूछिए। योगी आदित्यनाथ ने जितना घटिया बयान दिया था 2010 में, उन्होंने कहा था, एक सेकंड बीच में टोकिए मत, मैंने आपको टोका नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता एल के अडवाणी जैसे नेताओं को के तरफ इशारा करके कहा, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में एसी में बैठ करके निर्णय ले रहे हैं
उनको हिम्मत नहीं है कि व्हिप जारी कर सकें। ये वर्तमान मुख्यमंत्री का बयान है और जिस तरह के घटिया बयान योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं उसकी किसी नेता से तुलना नहीं है महिलाओं के संदर्भ में। तो इसीलिए फील्डिंग करना बंद कीजिए पार्टी को कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता है, ये समझिए। समाजवादी पार्टी को कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता है। आप अभी भी नहीं बता पाए। आप ही की पार्टी से स्टेटमेंट आया, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। चलिए विवेक जी, आप कुछ कह रहे हैं। को फेंकने का क्या मतलब है? विवेक बंसल जी, जनता पार्टी को देना चाहिए। देखिए, मैं कुछ बातें अभी जो हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी ने कहा कि पूरा श्रेय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए घटक को दिया कि महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में। मैं इनको भी स्मरण कराना चाहूंगा कि 2010 में इसके लिए हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रतिज्ञाबद्ध थी और उन्होंने बहुत प्रयास किया और किन्हीं कारणों से उसमें आपकी भी पार्टी शामिल थी और बहुत से घटक दल थे जिन्होंने उसे पारित नहीं होने दिया। लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। पहले तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा। तो ये कहीं ना कहीं ये इसकी पहल कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, यूपीए सरकार के माध्यम से हुई। दूसरे मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर आपने कहा कि साहब किसी की हिम्मत नहीं थी कि 370 का बिल 370 का छोड़िए, जाना ही नहीं, उस पर नहीं जा रहा। जो अमन शांति की बात कर रही थी मैं उस पर नहीं, मैं उसको मैं उस पर मेरे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। आपने कहा कि वहां अमन शांति, अभी जो अनंतनाग में जितने हमारे सैनिक शहीद हुए, आप उन माता पिताओं से उनके से पूछिए कि कितनी अमन शांति। नहीं, मैं कहा कौन सा टेरर अटैक, मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ, नहीं तो फिर डिबेट दूसरी दिशा में बढ़ेगी। नहीं, दिशा में जब बात हो इस तरीके की हो रही है तो कहीं ना कहीं भ्रमित जो दर्शक हैं उनको करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भ्रमित नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा। मैं इस संदर्भ में ये इस बात से मैं बिल्कुल इनकी घनश्याम तिवारी जी की बात से सहमत हूं कि अगर सही माने में अगर इनको उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए घटक दल, तो काहे उसे 29 तक स्थगित कर रही है? अगर भाई उन्होंने बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम उठाया है तो आज ही उसे 2010 से तो 2023 हो गया, 13 साल तो ऐसे ही आगे आ गया। तो 10 साल तो ये उनका सोच है ना। उनका सोच था कि 10 साल में उन्होंने क्यों नहीं इसकी पहल की। अरे 10 के बाद 4 साल तक आप लोगों की सरकार थी। 4 साल हमारी तो मना ही नहीं पाए घनश्याम तिवारी जी की पार्टी को। हमारे पास अगर इतना स्पष्ट बहुमत होता तो हम कब का इसको पारित करते। स्पष्ट बहुमत का आज भी आप देखिए, मैं घनश्याम तिवारी जी की बात से सहमत हूँ। आप कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल का। मैं कौन सा बचाव कर रहा हूँ? मैंने पूछा था। छोड़िए सर, ये टैगिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत पुरानी स्टाइल हो गई है कि मैं किसको बचा रहा हूँ, नहीं बचा रहा हूँ। और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। जो मुद्दे हैं, जो जिस तरीके से जो तारीख है वो याद रखते हुए जिन्होंने। असीम बकार जी, मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले ब्रिजमोहन जी, ये बार 2029 की बात आ रही है, ये टेक्निकल लोचा है, कोई और बात है या फिर ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है? देखिए राकेश जी, अगर देरी की बात करते हैं तो 1931 में उस समय की तत्कालीन जो फ्रीडम फाइटर थी श्रीमती सरोजनी नायडू, उन्होंने एक ज्ञापन दिया था और उसमें उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के दस्तखत करा के कहा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर देरी की बात करते हैं तो उसके बाद कई बार कांग्रेस अपने सत्ता में रही है। अगर उस ज्ञापन पे चलते तो मैं सोचता हूँ ये फैसला पहले हो जाता। तो आज देरी की बात करना बेमानी है। हमको आज ये देखना पड़ेगा कि जो भी ये निर्णय हुआ है इसको साकार किसने किया है। साकार करने की अगर हम बात करते हैं, नहीं साकार कैसे हुआ है? साकार मैं बता रहा हूँ कैसे। जिस सेंसस का पता नहीं, जिस डिलिमिटेशन का पता नहीं, साकार कैसे होगा बताइए। डिलिमिटेशन 2026 में होना है। कौन करेगा? 2000 उसके लिए आयोग बनेगा। क्या उसके लिए डिलिमिटेशन का लिए आयोग बनेगा? हुई है ये इन्होंने नहीं 2024 से नहीं इन्होंने एक ऐसा फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। 2026 में दिया है, 2026 में डिलिमिटेशन होना है। क्या उसके लिए सहमति बनी है? नहीं बनी है। नहीं देखिए, एक असंभव कंडीशन लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कभी ना हो। मैं फिर कह रहा हूँ, जनता पार्टी चाहती है कभी ना हो। गलत जानकारी मत दीजिए देश को, गलत जानकारी मत दीजिए। जो हकीकत है वो बात करें। 2024 में लागू होगा? नहीं होगा ना? नहीं होगा। 2024 में लागू होगा महिला आरक्षण पे? नहीं होगा। 2029 के लिए, 29 में भी नहीं होगा। 2029 के लिए ये आपका नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इसके पहले होगा ये सत्र के पहले आप लोगों ने लगातार देश को भ्रम में रखा। ऐसा होगा वैसा होगा, आज सारी चीज सामने आ गई। में खोट है, आप लोग फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं। स्थगित कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, नियत में खोट है भाई, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 2019 तो आप ये दूसरा चुनाव आप बताएंगे। सुनीता दुग्गल जी, क्विक रिप्लाई, फिर मैं असीम बकार जी सीधे
सीधे आपके पास। मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास इतना अच्छा मौका है, आप डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करिए, चर्चा के अंदर पार्टिसिपेट करिए, आप अपना पक्ष रखिए और उसके अंदर अपनी बात रखिए। आप साधारण सा सवाल, बहुत साधारण सा सवाल कि 2029 क्यों, आज क्यों नहीं, महिलाएं जो है महिलाओं के लिए बिल लाया गया है ये, तो इतना अच्छा मौका है आप लोगों को, आज क्यों नहीं? आप ये बताइए 2029 में क्या लॉजिक है? अच्छा चलिए मैं इस सवाल पर दोबारा लौट के आता हूँ। एक मिनट आप लोग इस बिल के पक्ष में हैं कि नहीं? इस बिल के पक्ष में हैं कि नहीं? ये तो धोखा है। सामने आज सवाल ये है कि INDIA इसके पक्ष में है भी कि नहीं? दिखाइए ना, आप अपनी पार्टी में 2024 में लागू करके दिखाइए ना। हम करेंगे। आप धोखा क्यों दे रहे हैं? आप धोखा क्यों दे रहे हैं? अच्छा चलिए मैं लौट कर आता हूँ। धोखा है। सुनीता जी, ब्रिजमोहन जी, एक मिनट। असीम वकार जी बाहर है, कह रहे होंगे कि मैं बाहर हूँ इसलिए मैं उनके पास नहीं जा रहा। असीम वकार जी, इस देश में एक अलग तरीके की बहस चल रही है, नई भारत के भविष्य की बातचीत। अब असदुद्दीन ओवैसी ने कल कह दिया कि नाकामियों की भी चर्चा, नाकामियों में कितने मुस्लिम सांसद इसमें पहुंचे, तो आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। अभी एक चर्चा हो रही कि ओबीसी वाला आरक्षण आ जाए, वो तो फिर भी समझ में आता है। इस देश में न जाने कितने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया, कितने जीत कर पहुंचे, वो भी आपको आंकड़ा देखना चाहिए। नहीं देखिए, सच्चाई ये है कि हम कुछ भी बोलेंगे आपकी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आप घर से एक टॉफी लेकर आते हैं मुंह में चूसते हुए कि आपको इसी टॉफी का स्वाद चाहिए। लोकसभा में 543 जहां पर सांसद होते हैं वहां कुल 27 MP हैं मुसलमान। देश में आबादी हमारी 15%, तो होना चाहिए 98। हम लोग की परेशानी यह है कि आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान MP को आप टिकट दे दीजिए, वो जीतता ही नहीं है, उसको दूसरे लोग वोट ही नहीं देते हैं। हमारे लिए बिल इसलिए जरूरी है कि आप वोट दें ना दें, लेकिन सारी पार्टी अगर मुसलमानों को ही टिकट देंगी, हमारे लिए अगर आरक्षण आएगा तो फिर कम से कम हमारे साथ इंसाफ होगा। दूसरी बात, राज्यसभा में जो आपने 181 सीट रिजर्व की है इसमें लोकसभा में, इसमें हमारा मानना यह है कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से उनकी महिलाओं को टिकट देकर पहुंचाना चाहिए। राज्यसभा में कुल 2 मुस्लिम महिलाएं हैं, कुल 2 मुस्लिम महिलाएं, और 246 सीट है टोटल राज्यसभा की। लेकिन हम जो आपसे बात कर रहे हैं, जो मेरी मांग प्रधानमंत्री जी से है, उस पर आप सब सहमत होंगे। देखिए, जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, आपने दे दिया, आप बिल लेकर आ रहे हैं, कल चर्चा होगी। असीम वकार जी, कांग्रेस पार्टी के बंसल जी यहाँ पर हैं। कांग्रेस पार्टी ने 23 को आपने आरक्षण दे दिया, कल चर्चा होगी। लेकिन जो अपर क्लास की महिलाएं हैं, ठाकुर और ब्राह्मण, वो दलित, ओबीसी और आदिवासी महिलाओं पर कब्जा कर लेंगी उनकी सीट पर। देश में आबादी के हिसाब से दलितों का आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए। माना है क्या कि मुस्लिम महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाएगा? आदिवासी महिलाओं को होना चाहिए। अगर आप वाकई में इंसाफ कर रहे हैं तो, अगर इंसाफ आपके दिमाग में और नस नस में इंसाफ है तो, और अगर आप चाहते हैं कि आदिवासियों का हक मार लें, दलितों का हक मार लें, बैकवर्ड महिलाओं का हक मार लें, तो आप अपने हिसाब से करिए। लेकिन सच्चाई यह है कि दलितों को भी अलग से आरक्षण उनकी महिलाओं को मिलना चाहिए, आदिवासी महिलाओं को मैं एक बार सबके पास चला जाऊं। और घनश्याम जी 20 सेकेंड, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन दीजिए, महिला आरक्षण में मोदी जी का बिल, मुस्लिमों को अलग से आरक्षण, आप इसके समर्थन में हैं? अगर ऐसा नहीं होता है तो मोदी जी का बिल महिला विरोधी बिल ठीक है। घनश्याम जी, देश में महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। जो सरकार नगाड़े बजाते हुए आई कि वो महिलाओं को आरक्षण देगी, उसने उस एजेंडा को इतना उलझा दिया है कि न वो 2029 में दिखाई देगा, जब तक परिसीमन न हो, जब तक सेंसस न हो। और जहां तक कोटा विद इन कोटा की बात है, चाहे वो लोहिया जी हैं, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, हमारी पार्टी है, हम मानते हैं कि हर वो वर्ग जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, सरकार का काम है, संसद का काम है कि उसे रिप्रेजेंटेशन मिले, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। नहीं, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण, हर वो वर्ग जिसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, संसद का काम है, संसद का काम है कि हर संविधान के अनुसार जिस वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, संविधान कहता है मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण चाहिए। महिला आरक्षण में देखिए, जो आरक्षण की माइक उठा लीजिए,
जो आरक्षण की नीति है उसी के अनुरूप होना चाहिए। संविधान में जो है और हमारी पार्टी की जो नीति है उसके महिलाओं को अलग से आरक्षण की हमारी पार्टी की जो नीति है उसी के अनुरूप होना चाहिए। और मैं इस बात को भी कहना और सुनिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो वर्ग जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है उन सबको आरक्षण इसमें मिलना चाहिए। तो वो जो भी वर्ग हैं, दबे कुचले हैं, नहीं बोलेंगे सुनीता जी, खुलकर नहीं बोलना है क्योंकि तुष्टीकरण वाला फॉर्मूला है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि सिर्फ दो ही जाति होती हैं, एक आदमी और एक औरत। अगर महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण हमारी पार्टी दे रही है, हमारी सरकार दे रही है, तो उसका सबको स्वागत करना चाहिए। जहाँ पर जिनको ये लगता है कि उनमें कौन से वर्ग की महिलाएं हैं उनको वो प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो ये उनकी छूट है। अपनी पार्टी से लेकिन एक छोटी टिप्पणी की महिलाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? लेकिन ये तुष्टीकरण वाले से कैसे लड़ेंगे? राकेश जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 2024 में फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और मैं देश को उनकी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पूरी तौर से लागू होगी। इसमें विपक्ष के लोग किसी भी प्रकार की अगर गलतफहमी फैलाना चाहते हैं उसको देश स्वीकार नहीं करेगा, ये बिल्कुल साफ बात है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नई संसद में नया इतिहास लिखा जा रहा है। महिला आरक्षण बिल पर कल संसद में चर्चा भी होगी। बहुत दिलचस्प रहेंगे क्योंकि इस तरीके के कई सारे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आपको आ सकते हैं, कई सारे तुष्टीकरण वाले एजेंडे खुलकर सामने आ सकते हैं। ये चर्चा अभी इस देश में दूर तलक जाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे